कल्पना कीजिए, आज से हजारों साल पहले की दुनिया। मिस्र में विशाल पिरामिड आसमान छूने की कोशिश कर रहे हैं। सिंधु घाटी के शहरों में एकदम सीधी सड़कें बन रही हैं। और यूनान के चौराहों पर लोकतंत्र और दर्शन पर गर्मा गर्म बहसें हो रही हैं। हाँ। ये सिर्फ इतिहास की पुरानी कहानियां नहीं है, ये वो नींव है जिन पर आज हमारी दुनिया की इमारत खड़ी है। आज हम विश्वनाथ वर्मा की किताब भारत एवं विश्व की प्राचीन सभ्यताएं के पन्नों में उतरेंगे। जी। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि उन्होंने क्या बनाया, बल्कि ये समझना है कि उन्होंने कैसे सोचा, कैसे समाज को चलाया, और उनकी कौन सी विरासत आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। और जो बात इसे दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये सभी सभ्यताएं कुछ बुनियादी सवालों से जूझ रही थी। जैसे एक समाज को कैसे चलाना चाहिए, शक्ति का सही इस्तेमाल क्या है, ब्रह्मांड के नियम क्या हैं। और उनके जवाब भले ही अलग अलग थे, लेकिन उनकी कोशिशें आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। तो चलिए इस वैचारिक यात्रा पर निकलते हैं और देखते हैं कि इन प्राचीन सभ्यताओं की बुनियाद में क्या राज छिपे हैं। शुरुआत करते हैं उस एक चीज से जो लगभग हर महान सभ्यता में कॉमन थी। नदी। एक नदी। मिस्र के लिए नील, मेसोपोटामिया के लिए दजला फुरात, चीन के लिए हुआंग-हो और भारत के लिए सिंधु और सरस्वती। ये सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, ये तो जीवन की धुरी थी, सभ्यता की जीवन रेखा। बिल्कुल। और इन जीवन रेखाओं के किनारे जो शहर बसे, उनमें सिंधु घाटी की बात कुछ अलग ही है। किताब में उनकी शहरी योजना के बारे में पढ़कर हैरानी होती है। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती हैं, जिसे आज हम ग्रिड सिस्टम कहते हैं। हाँ। मोहनजोदड़ो का राजपथ तो 9 मीटर से भी ज्यादा चौड़ा था। इस तरह की प्लानिंग तो आज भी कई शहरों में नहीं दिखती। ये सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं था, ये उनकी सामाजिक सोच को दिखाता है। कैसे? हर घर की नाली मुख्य नाली से जुड़ी थी और नालियां ढकी हुई थी। ये साफ सफाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर एक गहरी समझ को दर्शाता है। अच्छा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी सटीक योजना लागू कौन करवा रहा था? हाँ, ये सवाल मेरे मन में भी आया। क्या वहां कोई बहुत शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता थी, किसी राजा का आदेश था, या फिर ये एक तरह का सामाजिक अनुशासन था? इसके संकेत हमें उनकी बड़ी संरचनाओं से मिलते हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो का बृहद स्नानागार या ग्रेट बाथ। ये कोई आम स्विमिंग पूल नहीं था। इसकी बनावट और आकार से लगता है कि ये किसी बड़े धार्मिक या सामूहिक अनुष्ठान का केंद्र रहा होगा। अच्छा। इसी तरह वहां मिले विशाल अन्नागार यानी ग्रेनरीज, जहां अनाज इकट्ठा किया जाता था। वो इस बात का इशारा करते हैं कि एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी। हाँ, जो शायद टैक्स के रूप में अनाज जमा करती थी और जरूरत के समय बांटती थी। मतलब ये एक बेहद संगठित और सामूहिक सोच वाले समाज की निशानियां हैं। बिल्कुल। और ये समाज सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं था। लोथल में मिला बंदरगाह, जिसे गोदीवाड़ा कहा गया है, इस बात का पक्का सबूत है। हाँ, कि उनका व्यापार मेसोपोटामिया और मिस्र तक फैला हुआ था। सोचकर ही अजीब लगता है कि आज से 4,500 साल पहले एक तरह का ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क मौजूद था। हाँ, और यही व्यापार विचारों के आदान प्रदान का भी माध्यम बनता है। अच्छा। इससे एक सवाल और जुड़ता है। क्या? कि अगर सिंधु घाटी में एक संगठित समाज था, तो बाकी जगहों पर समाज और शक्ति को कैसे व्यवस्थित किया जा रहा था? यहीं पर हमें शासन के अलग अलग मॉडल देखने को मिलते हैं। जैसे? मिस्र में वहां शासक को फिरौन कहते थे, और उसे सिर्फ राजा नहीं बल्कि ईश्वर का बेटा, साक्षात ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। हाँ, उसकी कही बात ही कानून थी। और मरने के बाद भी उसके शरीर को मम्मी बनाकर उन विशाल पिरामिडों में सुरक्षित रखा जाता था, ताकि वो अगले जीवन में भी राज कर सके। जबकि मेसोपोटामिया में तस्वीर थोड़ी अलग है। वहां राजा ईश्वर का बेटा नहीं बल्कि ईश्वर का चुना हुआ मुख्य पुजारी और योद्धा था। मतलब उसका काम देवताओं को प्रसन्न रखना था और दुश्मनों से राज्य की रक्षा करना। जैसे सुमेर के शासक शुल्गी ने एक विस्तृत विधि संहिता यानी कानून की किताब बनवाई थी। अच्छा। और शासक खुद को चतुर्दिक का स्वामी जैसी उपाधियां देते थे, जो दिखाता है कि वे अपनी शक्ति का आधार दैवी अधिकार के साथ साथ सैन्य विजय को भी मानते थे। और फिर हम यूनान पहुंचते हैं, जहां लगता है जैसे किसी ने नियमों की पूरी किताब ही फाड़कर फेंक दी हो। हाँ, कुछ वैसा ही। एथेंस में राजतंत्र खत्म हुआ और एक बिल्कुल नए विचार ने जन्म लिया, लोकतंत्र। जी। किताब में सोलोन के सुधारों का जिक्र है, जिसने समाज को आय के आधार पर बांटा और टैक्स को कमाई से जोड़ दिया। ये अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार था। बिल्कुल। और आगे चलकर क्लिस्थनीज और पेरिक्लीस के दौर में
ये लोकतंत्र और मजबूत हुआ। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये आज का लोकतंत्र नहीं था। हाँ, इसमें महिलाओं, दासों और बाहर से आकर बसे लोगों को कोई अधिकार नहीं था। और तो और प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों ने तो लोकतंत्र को अज्ञानी या मूर्खों की सरकार तक कह दिया था। ऐसा क्यों? उनका तर्क था कि शासन करना एक कला है, एक योग्यता है, और यह अधिकार सिर्फ बुद्धिमान और गुणी लोगों के पास होना चाहिए, न कि भीड़ के पास। ये तो बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है कि लोकतंत्र के जनक ही उसके सबसे बड़े आलोचकों में से थे। सही बात है। अच्छा, रोम की कहानी भी कुछ ऐसी ही खींचतान वाली लगती है। वहाँ एक गणराज्य था, लेकिन सेनेट जो अमीरों की सभा थी और प्लेबियंस काउंसिल जो आम लोगों की सभा, उनके बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता था। तो ये एक तरह से अमीर बनाम गरीब की लड़ाई थी। एक तरह से हाँ, ये सत्ता और अधिकारों की लड़ाई थी। प्लेबियंस यानी आम नागरिक लगातार अपने लिए ज्यादा कानूनी और राजनीतिक अधिकार मांगे रहे थे, और सेनेट में बैठे अभिजात वर्ग वाले अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहते थे। बिल्कुल। और सदियों तक चले इसी आंतरिक संघर्ष और बाहरी सैन्य विस्तार ने जूलियस सीजर जैसे महत्वाकांक्षी सेनापतियों को उभरने का मौका दिया। अच्छा, तो सीजर ने इसी अस्थिरता का फायदा उठाया? हाँ, और अंत में गणराज्य को खत्म कर एक साम्राज्य की नींव रखी। ये इतिहास का एक बड़ा सबक है कि कैसे समाज के भीतर की असमानता और संघर्ष पूरी राजनीतिक व्यवस्था को बदल सकता है। जी। हमने मिस्र के ईश्वर राजा से लेकर रोम के सम्राट तक का सफर देखा, लेकिन पूर्व में क्या हो रहा था? चीन में शासन का क्या मॉडल था? चीन में एक बहुत ही अनूठी अवधारणा विकसित हुई जिसे मैंडेट ऑफ हेवन या स्वर्ग का आदेश कहते हैं। स्वर्ग का आदेश? हाँ, इसके अनुसार राजा को शासन करने का अधिकार स्वर्ग से मिलता था, लेकिन यह अधिकार स्थायी नहीं था। अच्छा। अगर राजा अत्याचारी, अयोग्य या अनैतिक हो जाता और राज्य में अकाल या बाढ़ जैसी आपदाएं आती, तो यह माना जाता था कि उसने स्वर्ग का विश्वास खो दिया है। और ऐसे में जनता को उससे हटाने का अधिकार था। बिल्कुल। ये राजा की शक्ति पर एक नैतिक अंकुश था। ये तो बहुत गहरी बात है। यानी राजा की शक्ति निरंकुश नहीं थी, बल्कि उसकी जिम्मेदारियों से बंधी हुई थी। हाँ, और ये शासन और दर्शन के जुड़ाव को दिखाता है। मुझे लगता है यहीं से हमें उन महान विचारों की तरफ बढ़ना चाहिए जिन्होंने इन सभ्यताओं को आकार दिया। गौर करने वाली बात यह है कि लगभग एक ही दौर में 500 ईसा पूर्व के आसपास दुनिया के अलग अलग कोनों में इंसान व्यवस्था के सवाल से जूझ रहा था, लेकिन अलग अलग स्तरों पर। बिल्कुल। चीन में कन्फ्यूशियस और मेंगजिया सामाजिक व्यवस्था पर जोर दे रहे थे, मतलब परिवार और समाज में हर व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। हाँ। यूनान में सुकरात और प्लेटो बौद्धिक व्यवस्था की बात कर रहे थे कि तर्क और ज्ञान के जरिए सत्य तक कैसे पहुंचा जाए। और भारत में महावीर और बुद्ध आंतरिक या आध्यात्मिक व्यवस्था की खोज कर रहे थे। यानी व्यक्ति अपने मन के दुखों और विकारों से कैसे मुक्त हो। वाह, ये तो चीजों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। मतलब एक ही समय पर सामाजिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर क्रांति हो रही थी। जी। अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें तो किताब में ऋग्वेद और गीता का जिक्र आता है। हाँ, ऋग्वेद में हमें प्रकृति की शक्तियों जैसे इंद्र, अग्नि, सूर्य, उनको देवताओं के रूप में देखने की प्रवृत्ति मिलती है। ये दिखाता है कि शुरुआती मानव अपने पर्यावरण के साथ कितना गहरा जुड़ाव महसूस करता था। वहीं भगवद गीता कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन का दर्शन देती है। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। ये दर्शन व्यक्ति को परिणाम की चिंता से मुक्त करके अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है, जो एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। पर इन सब स्थापित परंपराओं के बीच मिस्र में एक फराव हुआ, अखनातन। हाँ, उसने एक बहुत बड़ा और साहसी कदम उठाया। उसने मिस्र के ढेरों देवी देवताओं की पूजा को बंद करवाकर सिर्फ एक देवता एटन यानी सूर्य की उपासना शुरू करवाई। ये तो एकेश्वरवाद की तरफ एक बड़ा कदम था। ये इतिहास में एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर को मानने के सबसे शुरुआती और नाटकीय प्रयोगों में से एक था। पर ये टिक नहीं पाया। नहीं, ये क्रांति उसके मरने के बाद टिक नहीं पाई और मिस्र वापस अपनी पुरानी बहुदेववादी परंपरा में लौट गया। लेकिन ये दिखाता है कि उस प्राचीन युग में भी लोग स्थापित मान्यताओं को चुनौती देने का साहस रखते थे। और ये जो सोचने समझने की शक्ति थी, ये सिर्फ दर्शन और धर्म तक ही सीमित नहीं थी। नहीं,
इसी तर्क और अवलोकन का इस्तेमाल उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को समझने में भी किया, जिससे विज्ञान और तकनीक का जन्म हुआ। बिल्कुल। मिस्र के लोगों को देखिए, उन्होंने सौनतिक चक्र यानी एक तारे के उदय के आधार पर 365 दिन का कैलेंडर बना लिया था। और ये कोई शौकिया काम नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कैलेंडर इतना सटीक था कि वे इससे नील नदी में आने वाली वार्षिक बाढ़ का समय पता लगा लेते थे। और इसी पर उनकी पूरी खेती और अर्थव्यवस्था टिकी थी। हाँ, ये जरूरत से हुआ एक महान आविष्कार था। और यूनानियों ने तो विज्ञान को एक व्यवस्थित शास्त्र का रूप दे दिया। हाँ। हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें औषधि विज्ञान का पिता कहा जाता है, ने पहली बार ये सिद्धांत स्थापित किया कि हर बीमारी का एक प्राकृतिक कारण होता है। ये किसी देवी देवता का श्राप नहीं है, ये अंधविश्वास से तर्क की ओर एक बहुत बड़ा कदम था। और आर्किमिडीज के भौतिकी के सिद्धांत या पाइथागोरस का प्रमेय, वो तो आज भी स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। उन्होंने ब्रह्मांड को समझने के लिए गणित और तर्क को अपना औजार बनाया। ये एक ऐसी विरासत है जो आज तक विज्ञान की दुनिया को रास्ता दिखा रही है। तो इन हजारों सालों के बाद इन महान सभ्यताओं ने हमारे लिए क्या छोड़ा है? जब हम उनकी विरासत की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या जहन में आता है? सबसे पहले तो उनकी कला और वास्तुकला, जो आज भी हमें हैरान करती है। मिस्र के पिरामिड या यूनान के मंदिर? हाँ, यूनान की वास्तुकला में हमें दो मुख्य शैलियां दिखती हैं। डोरिक, जो मजबूत, सादे और एक तरह से मर्दाना स्तंभों वाली थी, और आयोनिक, जो ज्यादा पतले, घुमावदार और सुंदर नक्काशीदार स्तंभों के लिए जानी जाती थी। ये सिर्फ डिजाइन का फर्क नहीं था, ये दो अलग अलग सौंदर्य बोध थे। हाँ। एथेंस का पार्थेनन मंदिर इसका सबसे शानदार उदाहरण है। लेकिन कला हमेशा सुंदरता को ही नहीं दर्शाती। किताब में असीरियन कला का जिक्र है, जो काफी क्रूर और भयावह लगती है। हाँ, वो बहुत अलग है। सम्राट असुरबनीपाल के लेखों में वर्णन है कि कैसे उसने दुश्मन राजा का सिर काटकर अपने बगीचे के पेड़ पर लटका दिया था। ये तो बहुत विभत्स है। हाँ, क्योंकि उनके लिए कला शक्ति प्रदर्शन और डर पैदा करने का एक जरिया थी। अच्छा। वो अपनी विजय और क्रूरता को पत्थरों पर उकेर कर अपने दुश्मनों को संदेश देते थे। मतलब आज हम कला को सौंदर्य और अभिव्यक्ति से जोड़ते हैं, लेकिन उस जमाने में ये एक राजनीतिक हथियार, एक तरह का प्रोपेगेंडा भी था। बिल्कुल। साहित्य की बात करें तो मेसोपोटामिया से हमें गिलगामेश महाकाव्य मिला, जो अमरता की खोज की एक मार्मिक कहानी है। और यूनान से होमर के इलियड और ओडेसी जैसे महाकाव्य मिले, जिन्होंने पश्चिमी साहित्य की नींव रखी। लेकिन शायद रोम की देन इन सब से अलग और ज्यादा व्यवहारिक थी। आप उनके कानून की बात कर रही हैं? जी। और मैं इससे सहमत हूं। अगर किसी एक विरासत की बात की जाए जिसने आधुनिक दुनिया की प्रशासनिक नींव को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, तो वो रोमन कानून है। किताब में 12 तालिकाओं का कानून का जिक्र आता है। ये इतना क्रांतिकारी क्यों था? इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि पहली बार कानून को कुछ चुनिंदा पुजारियों या शासकों के दिमाग से निकालकर पत्थर की शिलाओं पर खोदकर सार्वजनिक रूप से रख दिया गया। हाँ, अब कानून सबके लिए एक था, सबके लिए दृश्यमान था। हाँ। इसने कानून को व्यक्तिगत सनक या पक्षपात से ऊपर उठाकर एक निष्पक्ष व्यवस्था बनाने की पहली कोशिश की। तो निर्दोष जब तक दोषी साबित न हो, जैसे सिद्धांत। हाँ, या सबूत का बोझ आरोप लगाने वाले पर होता है, जैसे सिद्धांत वहीं से निकल कर आए हैं। तो सिंधु घाटी की परिकल्पित गलियों से लेकर रोमन सीनेट के कानूनी बहसों तक हमने देखा कि कैसे प्राचीन मानव ने समाज, शासन और ज्ञान की एक मजबूत नींव रखी। हर सभ्यता की अपनी पहचान थी, लेकिन उन सब में एक समान तलाश थी, एक बेहतर और ज्यादा संगठित जीवन की। उनकी सफलताएं हमें दिखाती हैं कि व्यवस्था, ज्ञान और सहयोग से क्या हासिल किया जा सकता है। और उनकी विफलताएं हमें सिखाती हैं कि कैसे आंतरिक संघर्ष, असमानता और बाहरी आक्रमण महान से महान साम्राज्यों को भी मिट्टी में मिला सकते हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं, हमारे लिए सबक है। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के कई सिद्धांतों में से एक रूसी इतिहासकार एम दिमित्रिएव का है। उनका मानना है कि इसका विनाश किसी बाहरी आक्रमण या बाढ़ से नहीं, बल्कि किसी अदृश्य गाज से हुआ। अदृश्य गाज? हाँ, यानी एक तरह का जबरदस्त भौतिक रासायनिक विस्फोट, जिससे तापमान पल भर में 15,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया होगा। मोहनजोदड़ो से मिले पिघले हुए पत्थर और आपस में चिपके हुए नरकंकाल इसी भयानक घटना की ओर इशारा करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये संभव है कि प्राचीन सभ्यताएं ऐसी प्राकृतिक या अप्राकृतिक आपदाओं का शिकार हुई जिनके बारे में हम आज पूरी तरह से जानते भी नहीं हैं? और अगर ऐसा है, तो ये हमारी अपनी तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता की स्थिरता और भविष्य के बारे में क्या कहता है?